गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त जो मेरे साथ अभी तक मौजूद हैं खैरियत से होंगे। अ, वो तमाम दोस्त जो सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं और हैंड रेस कर चुके हैं, कोशिश करूंगा उनमें से चंद एक के नाम ले सकूं। प्रशांत हैं और टीम राज से, समीर शेख हैं, नियाज हुसैन हैं, अफजल अंसारी हैं, डॉक्टर डीएन प्रसाद हैं दिल्ली से, जसवंत जी ठाकुर हैं, शक्लदीप कुमार शर्मा हैं, नबी साहब हैं मुंबई से, बिबिक आनंदा मेहर हैं और उड़ीसा से, और एस के गुप्ता हैं मुंगार से, जुबैर अंसारी हैं इमामियन झारखंड से हैं, श्रीकांत मसाने हैं, मोहम्मद जाफर हैं, शाजी क्रिप्टो हैं, मलखन सिंह हैं हमारे साथ, राहुल लेडे हैं, वसीम खान हैं, के जी मंगल हैं, अकबर सैयद हैं, जसवंत जी ठाकुर दोबारा हैं, गुरदयाल सिंह हैं, जवाहरलाल मंडल हैं, नीलेश गौर जी हैं, देवेंद्र कुमार सैनी हैं, मनीष कदम हैं, आर एन कर्मा हैं, हाफिज फरीद हैं हमारे साथ, और हीरा लाल सुधार जी हैं हरियाणा से, शाह जमान हैं, अशफाक अली हैं, राठौर दिनेश जी हैं जिन्हें राउडी राठौर भी कहते हैं उमर भाई, और मनास हैं, और बिपिन हैं, लक्ष्मण हैं, शाहिद महमूद हैं, शाहिद महमूद साहब हमारे प्यारे भाई लाहौर से हैं, अंसारी हैं, मुकेश कुमार हैं, अशोक कुमार हैं जैसलमेर से, राजस्थान से, और बंटी बीकेडी हैं, मोहम्मद अकबर हैं, राहुल सिंह हैं, और जेडीयू लिखा है यानी जादू, और पुष्कार साहू हैं, मोहम्मद अनवर हैं, अली खान हैं, और मोहम्मद सईद हैं पानीपत से, और मंचक जी हैं, देशमुख एमडी इम्तियाज हैं, और अमीन देशमुख हैं, बिनय कुमार यादव हैं, अफार अली हैं, मंजीत कुमार हैं, और आसिया भट्ट हैं हमारी बहन लाहौर से, अली बकर जान हैं, और अजय कुमार पंडित हैं, राजा खान हैं, अब्दुल गनी हैं, कुमार प्रदीप हैं, मोहम्मद नुमान हैं, अफाजुद्दीन हैं, चंद्रकांत जी हैं, चंद्रकांत पटेल हैं तो फिर यूएसए से होंगे, विनोद प्रजापत हैं, अमजद रजा हैं, इरफान बाजवा हैं, हामिद खान है हमारे भाई असम से, और राकेश कुमार लोधी हैं, रोशन कुमार हैं, ताहिर खान हैं, अनूप कुमार हैं, आशीष श्रीवास्तव हैं, और त्रिनाथ कुंडू जी हैं, प्लाटिनम, और संजीव मिश्रा जी हैं, एमडी इफ्तिखार हैं, सरफराज अहमद हैं, सैयद मोहसिन नकवी हैं, एहसन भट्ट हैं, और चीकू स्वैन हैं, लक्ष्मण यादव हैं, सुभाष शर्मा हैं, सफदर खान साहब हैं, मोहम्मद उमैर साहब हैं, और चिन्मया कुमार हैं, राना असद हैं, करण चौहान हैं, जीएन शर्मा हैं, शाहजेब दीवान हैं, इरफान अब्बासी हैं, योगी विश्राम हैं, हेमराज मालिया जी हैं, सुरेश कुमार जी हैं, जाहिद हुसैन हैं, तेजा राम जी हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं, माजरत जिनके नाम नहीं ले सका, 3 मिनट गुजर चुके हैं। मुख्तसर सा ये बुलेटिन रहेगा, और अमूमी तौर पे जब कोई ऐसी चीज होती है जिसको मैं समझता हूं कि जरूर शेयर कर देना चाहिए, तो मैं फिर अपनी मीटिंग के अंदर उसी का तस्करा करता हूं। तो आज के दिन की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, या जिसके लिए आज के जो बैनर के अंदर लिखा गया था कि ये बुलेटिन है, तो वो न्यूज ये है कि आपके इल्म में है कि बी लव नेटवर्क जो है, उसमें जो हमारा बी लव टोकन स्टेक हुआ था, वो बी लव टोकन हमें रिलीज हो रहा है डेली 1% के एतबार से, रोजाना की बुनियाद पे 1% रोजाना रिलीज हो रहा है जो स्टेकिंग में आपने लगाया है। अच्छा, स्टेकिंग के हवाले से अब मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई बंदा किसी भी किस्म की बात कर रहा होता है, तो दरअसल वो अपने एतबार से ठीक बात ही करता है। यानी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी वो बात करे जिससे वो मुतमिन नहीं है, या कोई ऐसी बात करे जो उसे खुद जिस पे वो कायल नहीं है, कन्विंस्ड नहीं है, या वो ऐसी बात करे जो उसके अपने सोच या अपने नजरिए या अपने इल्म के खिलाफ हो। ये नहीं होता दुनिया में। हमेशा हम जब कोई कोई भी आदमी बात करता है तो अपने एतबार से ठीक बात करता है। यानी किसी एक वाक्य को, किसी एक चीज के ऊपर जब मैं बात करूंगा, तो मैं अपने इल्म के मुताबिक ठीक बात ही करूंगा, मुझे लगेगा मेरी बात ठीक है। और बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को कभी मान लेते हैं कि हाँ, हो सकता है कि मेरी बात ठीक ना हो। लेकिन अमूमी तौर पे ये जनरल ट्रेंड है कि हम अपने इल्म की बुनियाद पे बात करते हैं, और ठीक ही बात करते हैं, और उस पर कन्विंस्ड होते हैं। तो हमें, हमारी इस कम्युनिटी के अंदर जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़ी है, बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी साथ जुड़े हैं जिनको बहुत सारी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो वो जब भी कोई बात करते हैं, जब भी कोई सवाल रखते हैं, तो अपने एतबार से वो ठीक रखते हैं, जितना उनके पास इल्म है, जितना उनके पास नॉलेज है, जितना उनके पास एक्सपीरियंस रहा है।
उसके मुताबिक वो ठीक बात ही कर रहे होते हैं। तो हमारा ये बनता है कि हम उनको ये मत बताएं कि वो गलत हैं कि सही हैं, हम उनको नॉलेज दें तो उनको खुद ही रियलाइजेशन हो जाता है कि चीजें किस तरह से हैं। तो बी लव के एतबार से, बी लव के अंदर जो स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट है, जो हमने स्टेकिंग की थी, मैं आपको स्टेकिंग की कोई जो है ना वो एक एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आपको स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट मिले। बहुत सारे क्वाइन हैं दुनिया भर में जो स्टेकिंग करवाते हैं। उनकी जो स्टेकिंग होती है वो स्टेकिंग बिल्कुल एक बहुत ही जो है ना वो यानी कॉन्सेप्ट के तहत होती है। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कोई जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी में, आपको पता है, बल्कि स्टेकिंग से पहले आपको थोड़ा सा माइनिंग का क्लू मिल जाए तो आपको ये चीज समझने में आसानी होगी। अमूमी तौर पे माइनर उसे कहते हैं जो, क्योंकि जो ब्लॉकचेन है ये बेसिकली एक रिकॉर्ड है। ये जिस तरह का आप देखते हैं ना कि एक किसी भी बंदे ने एक रजिस्टर रखा हो पुराने जमाने में जिसमें वो इन और आउट मैनेज करता हो कि आज कितनी सेल हुई थी और आज जो है ना वो कितना इन हुआ और कितना आउट हुआ। आज यानी किसी भी इदारे में देख लें जहां पर जो है वो उनका एक लेजर चल रहा होता है, चाहे ऑनलाइन ही चल रहा हो या बैंक में ही देख लें, तो उनका एक लेजर चल रहा होता है जिसमें वो बताते हैं कि इस बंदे ने इतने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए थे और फिर इतने पैसे किसी को ट्रांसफर कर दिए। तो ये खाता कहलाता है उर्दू में, पंजाबी में, और ये लेजर कहलाता है। तो ये लेजर जो है इसको अगर ऑनलाइन कर दिया जाए, ठीक है, और इस ऑनलाइन लेजर के अंदर कुछ खास सिक्योरिटी डाल दी जाए इस किस्म की कि इस लेजर को कोई बंदा एडिट ना कर सके, इस लेजर में कोई बंदा चेंज ना कर सके, तो ये ब्लॉकचेन बन जाती है। ये बड़ा सिंपल सा खुलासा है ब्लॉकचेन का कि एक ऐसा ऑनलाइन खाता है जिसको इतना सिक्योर किया गया है कि जिसमें कुछ काट के चेंजेस नहीं किए जा सकते कि यार ये गलती से मैंने 100 रुपया लिख दिया था काट दो, ऐसा नहीं होगा। ब्लॉकचेन के अंदर जब ये खाता चल रहा होता है तो ट्रांजैक्शन जब हो जाती है तो वो हो जाती है, ना वो डिलीट होती है ना वो गायब होती है, वो दिखती रहती है। तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है। तो वो कंप्यूटर्स या वो जो अपना समझ लें डिवाइसेस जो इस ट्रांजैक्शंस को इनका रिकॉर्ड रखने में इसको अपनी हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, वो सारी जो हैं वो माइनर्स कहलाते हैं। और जो हर बंदा तो माइनर नहीं बन सकता, तो माइनर्स के बाद जो कॉन्सेप्ट था वो स्टेकर्स का था, डेलीगेटर्स का था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि कोई एक बंदा तो कंप्यूटर्स लगा के 1,000 माइनिंग कर ही रहा है, तो हम लोग उसको अपना जो है वो फंड दे देते हैं कि भाई तूने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, तुम हमारा फंड ले लो और तुम इससे जो है ना वो माइनिंग करो, तुम अपनी माइनिंग करो, हम तुम्हें तुम्हारे पास स्टेक कर रहे हैं अपने इतने क्वाइन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेकर का, माइनर का और डेलीगेटर का, उसके एतबार से जब स्टेकिंग की जाती है किसी भी एसेट की, जाहिर है क्रिप्टो में कराई जाती है, तो हम अपना क्वाइन स्टेक करते हैं, बदले में हमें उसका कोई रिवॉर्ड मिलता है। और जो हमें रिवॉर्ड मिलता है वो रिवॉर्ड हम साथ के साथ निकाल सकते हैं, खर्च सकते हैं, लेकिन जो हमारा कैपिटल होता है जब हम उसको रिटर्न करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ टाइम में वापस आता है। बहुत सारे ऐसे जो है वो स्टेकर्स हैं जो हमें 20 दिन में वापस करते हैं। मैं अक्सर अपना वाकया शेयर करता हूँ कि मैंने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर एक क्वाइन को स्टेक किया हुआ था और मुझे वापस आने में उन्होंने उसके 21 डेज लिए, 21 दिन में आपको वापस करेंगे। तो इस तरह वापसी का एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि आपने उसको क्लोजिंग भी करनी होती है। जो आपने चीज यानी ओपन की होती है उसको फिर क्लोज भी आपने करना होता है। जिस तरह हमने कोई ट्रेड ओपन किया है तो वो क्लोज भी हमने करनी है, हमने कोई जो है ना वो किसी का दिल दुखाया है तो माफी भी हमने ही मांगनी है, यानी क्लोजिंग भी हमने ही करनी होती है। हमने जो है वो किसी का नुकसान किया है तो उसकी भरपाई भी हमने ही करनी होती है, किसी से ताल्लुक तोड़ा है तो उसको जोड़ना भी हमने ही होता है, जो बात हमने शुरू की है वो खत्म भी हमने ही करनी होती है। तो इसी तरह जब आपने किसी भी कंपनी ने स्टेकिंग ऑफर की होती है तो क्लोजिंग भी उसी ने करनी होती है। तो उस क्लोजिंग के अंदर हर एक का अपना मैकेनिज्म होता है। तो बी लव नेटवर्क के अंदर हमने 1% डेली रिवॉर्ड, ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये भी अपने पास नोट कर लें। दुनिया के तमाम बड़े बड़े क्वाइंस जो है ना वो सालाना 5%, सालाना 3%, बीटीसी जो है वो एनुअल बेसिस के ऊपर 0.3% की स्टेकिंग देता है, सालाना 0.3%, साल का। हम रोजाना 1% लेते रहे हैं बी लव नेटवर्क के अंदर सारे स्टेकर्स, ठीक है। और बड़े बड़े क्वाइन, यानी सबसे ज्यादा स्टेकिंग मानी जाती है स्टेबल क्वाइंस की, कि वो पे कर देते हैं, वो मैक्सिमम साल का 6-7% पे कर रहे होते हैं, और एक्चुअली वो भी 4-5% पे कर रहे होते हैं। तो इसलिए सालाना 4-5% वाली स्टेकिंग तो हमें मिलती रहती है क्रिप्टो के अंदर, लेकिन महाना 30% वाली जो थी वो हमें बी लव की शक्ल में मिली। तो ये हमने स्टेकिंग भी ली, जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स आते रहे हर एक के पास, उन्होंने बेचे हैं या किसी ने रखे हैं, वो उनकी पर्सनल डिसीजंस हैं, हर एक का अपना जाती डिसीजन होता है।
उस पर मैं आप कोई बात नहीं कर सकते। तो अभी वो रिवॉर्ड हमें वापस मिल रहा है, जो कि 1% डेली के एतबार से मिलता है। हमें तकरीबन 30 दिन का रिवॉर्ड वापस मिल चुका है, 1 नवंबर से लेके हम 30 नवंबर में आ रहे हैं। अगर आज का भी आ गया हुआ तो 30 दिन का, वरना 29 दिन का वापस मिल चुका है, 29 दिन में मिल चुका है बेसिकली। तो 100 दिन के अंदर हमारा कैपिटल जो है वो हमें रिटर्न होना है, जिसकी टर्म्स कंडीशंस वो आपको पहले से ही पता है सारी, उस पे उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं। तो उसके ऊपर अब हमें चार्जेस पे करना पड़ते हैं, जो शुरू में नहीं थे। जब हम शुरू में विड्रॉल रिक्वेस्ट करते थे किसी भी किस्म का, तो हमारे लिए चार्जेस नहीं थे। फिर हमारे लिए चार्जेस आ गए, और वो चार्जेस हम पे करते हैं। पहले किसी और फॉर्म में पे करते थे, अब हम BFI क्वाइन की मद में पे करते हैं। तो एक बड़ी न्यूज ये है, जिससे पहले मुझे ये 7 मिनट लगाने पड़ गए। वो न्यूज ये है कि पहली चीज ये है कि आपको 5 तारीख से पहले आपके जो है वो नेक्स्ट मंथ का पूरा रिवॉर्ड मिल जाएगा अगेन। यानी आपको जैसे पहले 20 दिन का रिवॉर्ड मिला था, इसी तरह 20 दिन का या 30 दिन का रिवॉर्ड आपको इकट्ठा मिल जाएगा दोबारा। कब? 5 दिसंबर से पहले। और 5 दिसंबर का दिन वो है कि 5 दिसंबर को जो आपके विड्रॉल चार्जेस हैं, जो कि अभी 5% हैं, वो विड्रॉल चार्जेस 24 घंटे के लिए एक डिस्काउंट के तौर पे, एक प्रमोशन के तौर पे, एक गुडविल जेस्चर के तौर पे, कम्युनिटी की भलाई के तौर पे, एक टोकन ऑफ लव के तौर पे, कंपनी की तरफ से, मिस्टर उमर खान साहब की तरफ से, वो 1% कर दिया जाएगा 24 घंटे के लिए। कि अगर हम अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट करना चाहें तो हम BFIC की मद में पे करेंगे, BFIC के साथ पे करेंगे विड्रॉल के चार्जेस। मगर जो इस वक्त 5% हैं, वो चार्जेस 1% कर दिए जाएंगे, और 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे में हम अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकेंगे, वो विड्रॉल जो कि हमें नेक्स्ट, हमारे पास जो मौजूद है वो भी, और हमें नेक्स्ट भी आ जाएगा। तो बेसिकली हमने करना यही है इस सारे सिनेरियो के अंदर, कि अगले जो हमारा जो कैपिटल वापस आ रहा है, उस कैपिटल का विड्रॉल करके सबसे पहले अपने पास रखें, और उस एसेट को अपने का कंट्रोल में कर लें। अभी वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो स्टेकिंग के पोर्टल में पड़ा है, आपके मेरे इख्तियार में नहीं है उसको ट्रांसफर करना, कहीं पे भेजना, क्योंकि वो स्टेक हुए हुए हैं। तो वो जो टोकन्स हैं, जैसे ही आप विड्रॉल रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आपके पास आपके मेटामास्क में आ जाते हैं, आपकी मलकियत बन जाते हैं। फिर चाहे आपका दिल करे तो उसको किसी को गिफ्ट कर दें, चाहे आपका दिल करे तो किसी को 1 पैसे का दे दें, चाहे तो दिल करे 100 रुपए का बेच लें, चाहे तो दिल करे आप उसको संभाल के रख लें कि मैं इसको करोड़ रुपए का बेचूंगा। मिसाल दे रहा हूं ये पूरी बात में, कि आपकी चॉइस बन जाती है कि जो प्राइस आपको पसंद है, जो प्राइस आपको लगता है होगी, उस पे आप बेच सकते हैं। दूसरी अहम चीज ये है कि क्रिप्टो नहीं, दुनिया का हर बिजनेस रिस्क के साथ आता है। दुनिया में कोई एक बिजनेस जिसे बिजनेस माना जाए, वो रिस्क के बगैर नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। ये भी आपने सुना होगा, बड़ा पॉपुलर डायलॉग है, नाना पाटेकर जी ने किसी मूवी में या किसी सीरीज में बोला है। तो ऐसे नहीं होता कि हमारे पास कभी कोई बिजनेस हो और वो रिस्क फ्री हो, उसमें हम 100% कामयाबी सोच रहे हो। अगर ऐसा होता तो दुनिया में एक दिन में 1 लाख नए बिजनेस शुरू होते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनमें से 99.9% बिजनेस बंद हो जाते हैं। आप कभी किसी बाजार का चक्कर लगाएं तो आपको पता लगेगा कि उस बाजार के अंदर एक ही दुकान है जो कई लोग पिछले 5 साल में किराए पे ले चुके हैं। वहां कभी कोई सब्जी की दुकान हुआ करती थी, फिर वहां पर कोई ग्रोसरी की दुकान बन गई, फिर वहां पर मोबाइल्स की शॉप बन गई, फिर वहां पे रेंटे कार खुल गया, फिर वहां पे पानी के फिल्टर, पानी बेचने वाला कोई आ गया, फिर वहां पे जो है वो कोई समोसे बेचने वाला आ गया। आप देखेंगे उसी एक शॉप के ऊपर मल्टीपल टाइम्स लोगों ने उसको चेंज किया होगा। तो जो बिजनेस है जो इस्टेब्लिश हो जाता है, वो अपनी जगह पर कायम रहता है, लेकिन नए स्टार्टअप्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो क्योंकि बिजनेस नुकसान के बगैर नहीं आता। आपको अगर याद हो तो दुनिया में कितना बड़ा ब्रांड है यार, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, KFC, सेंचुरीज वाले ब्रांड हैं, जिन्होंने तकरीबन सदियां उनको होने वाली हैं, 80 साल तो मेरा ख्याल है, 1940 से लेके अभी तक जो है वो 83 साल तो मैकडोनल्ड को हो गए। तो इस तरह ये सारे ब्रांड जिनको जो सदियों को टच कर रहे हैं, जिन्होंने गोल्डन जुबली और अपनी डायमंड जुबली कर ली है, इस तरह के स्टैब्लिश बिजनेस कोविड के दौर में अपनी ब्रांचें बंद कर रहे थे। US में कितनी ब्रांचें बंद हुई पिज्जा हट की, प्रॉफिटेबल बिजनेस था, लेकिन
कभी भी सिचुएशन के अंदर रिस्क ऑलवेज इज देयर। तो जिसका भी फ्रेंचाइज बंद हुआ, जिसका भी बिजनेस बंद हुआ, वो नहीं संभाल सका होगा उस टाइम पे, वो मैनेज नहीं कर सका होगा। तो ये जो बिजनेस होता है ये ऑलवेज रिस्क के साथ आता है। हम रिस्क, और पैसा कहां पर होता है, पैसा कहाँ है, सहूलत कहाँ है, वो रिस्क के अंदर ही है। कि जितने मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, जितनी किताबें आप पढ़ते हैं, जितने कामयाब लोगों की जिंदगी को स्टडी करते हैं, आपको पता लगेगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं रिस्क लिया। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, कल परसों मैंने उसका नाम लिया था, अब मैं नाम नहीं लूंगा कि वरना वो एक एडवाइस बन जाएगी। एक टोकन है जो बहुत सारी एक्सचेंजेस से डीलिस्ट हुआ है, वो गिर रहा है। वो 16-17 सेंट की प्राइस से गिरते गिरते 4 सेंट की प्राइस पे आ गया है 3 दिन के अंदर। आज भी लोग उसको बाय कर रहे हैं। उसका मैं कल का वॉल्यूम देख रहा था, $3 मिलियन। आज भी लोग उसको बाय कर रहे हैं, जबकि उसके बारे में कहा जा रहा है वो खत्म हो गया, दैट इज फिनिश्ड। भाई बाइनेंस पे लिस्ट था, बाइनेंस ने डीलिस्ट कर दिया, 5 एक्सचेंजों ने और डीलिस्ट कर दिया, कुछ तो गड़बड़ होगी। ये सोच करके लोगों ने कहा खत्म हो गया। वो चाइनीज, वैसे भी वो कॉइन भी चाइनीज है, उनकी साइट पर जाए कुछ समझ भी नहीं आता कि उन्होंने करना क्या, ये किया क्या माजी में। तो एक तरह से ब्लाइंड है हर एक बंदा, बट स्टिल पीपल आर बाइंग, क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं। ये मेरा $200 $400 का रिस्क है, $500 का रिस्क है, $50 का रिस्क है, अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जितना कोई अफोर्ड करता है, अफोर्ड टू लूज, उतना वो रिस्क ले लेते हैं और उसको बाय करी जा रहे हैं। और अल्टीमेटली ये है कि वो जीरो भी हो सकता है, ग्रेजुअली गिर रहा है, रोजाना गिर रहा है। हो सकता है कि वो 0.4 सेंट से 0.00004 चला जाए और हमेशा वहीं रहे, ये भी मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है कि वो रिवाइव करे और वापस कहीं $5 की प्राइस पे चला जाए साल 2 साल में, और वो आपके $500 को कहीं $50,000 बना दे, फॉर एग्जाम्पल। तो ये रिस्क है जो अभी भी लोग लेते हैं। तो ये रिस्क, बिजनेस हमेशा रिस्क के साथ आता है। क्रिप्टो उससे ज्यादा रिस्क के साथ आती है कि अगर क्रिप्टो में पोटेंशियल ज्यादा है, क्रिप्टो में अगर ये ताकत हो गई और $500 को 5,000 बना सकती है या $50,000 बना सकती है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आप जब टोकन्स को लेते हैं, टोकन्स को बाय करते हैं, टोकन को होल्ड करते हैं, टोकन को स्टेक करते हैं, तो आपके जहन के शऊर लाशऊर में कहीं ना कहीं ये रहना चाहिए। ठीक है, ये किसी खास वजह से नहीं कह रहा, ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपके जहन में रहना चाहिए। तो अभी आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी में क्या है कि टोकन को तो अपने हाथ में करें। अगर आपने $100 का टोकन खरीद रखा है और अब आपको $5 $10 की फीस देके उसको अपने कंट्रोल में करना है, तो कर लें। स्टेकिंग तो हो नहीं रही, रिवॉर्ड तो आ नहीं रहा, तो इसलिए उसको अपने कंट्रोल में करें, करके आपने खुद रखना है। रखना चाहे रख लें, वरना आज जिस कीमत पे बेचता है बेच दें। तो इस चीज को, ये पहली न्यूज थी। बस मेरे पास 10 मिनट और है, 2-3 और चीजें हैं। तो ये पहली न्यूज थी जो मैं रिवाइज कर रहा हूं, जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया है उनको बताने के लिए, कि 5 दिसंबर को 24 घंटे के लिए ये कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री 1% का फीस चार्ज करेगी जब आप बी लव नेटवर्क से अपने कैपिटल को विड्रॉल करेंगे। कैपिटल विड्रॉल की बात करें तो उस पर वैसे भी चार्जेस लगते हैं, कमीशन लगती है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो स्टेकिंग करवाती हैं, फिर अपना कमीशन भी लेती हैं, मंथली बेसिस के ऊपर कमीशन ले रही होती हैं। तो ये उसी तरह की एक चीज है। अगर आप क्रिप्टो को समझते हो तो आपको ये चीजें ज्यादा अनहोनी ना लगे, ठीक है, क्योंकि ये कोई वो और तरह का बिजनेस नहीं है, कोई बैंक तो है नहीं। तो क्रिप्टो है जिसमें सारी लवाजमात, सारी चीजें उसके साथ चल रही होती हैं। तो ये वाला आपको जो है वो ऑफर मिल रहा है, जिसके अंदर आपको 5 दिसंबर को अगर विड्रॉल चार्ज लगाएंगे बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन में अपने कैपिटल को स्टेक करने के लिए, या अपने विड्रॉल अवेलेबल बैलेंस जो भी आपके पास है, चाहे वो रिवॉर्ड की शक्ल में पड़ा हुआ था या चाहे आपने आपका कैपिटल रिटर्न हुआ है, तो उस पे 1% चार्जेस जो है बीएफआईसी की शक्ल में पे करेंगे। और 5 दिसंबर से पहले आपको शायद 30 डेज की या 20 डेज की इकट्ठी सप्लाई भी मिल जाए। और ये सेकेंड लास्ट चांस है 1% की ऑफर के साथ। इसके बाद जो है वो आपको एक चांस और मिलने की उम्मीद रख सकते हैं आप। जबकि उससे नुकसान ही, फायदा तो ये होता है कि वो 1% है, लेकिन नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि प्राइस को, टोकन का जो इंटरनल प्राइस है वो बढ़ चुका होता है। तो जब इंटरनल प्राइस बढ़ जाता है तो फिर ये वाली एक चैलेंज आ जाता है कि वो, मिसाल के तौर पे 30 सेंट पे अब हम टोकन की प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तो जो पिछली 1% वाली ऑफर थी ये उससे थोड़ी महंगी रहेगी, 1% होने के बावजूद उससे थोड़ी एक्सपेंसिव रहेगी। तो ये चीजें होती हैं। तो ये एक खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है कि समझाने में मैं कामयाब रहा हूँगा थोड़ा बहुत। और दूसरी जो न्यूज है आपके लिए वो ये है कि जो आपका बुलीटो है, उस बुलीटो के अंदर आप ऑलरेडी ए क्लब और बी क्लब के नाम से 2 प्लान्स कर रहे हैं।
ए क्लब जो है वो जरा सीधा सीधा चलता है, थोड़ा समझना भी आसान है, कैलकुलेशंस भी आसान होती हैं उसके अंदर, और उसमें जो पोजीशंस हैं वो भी कम होती हैं। यानी हमारा जो ट्री कंप्लीट होता है या हमारा जो साइकिल कंप्लीट होता है एक, वो 6 एंट्रीज के साथ कंप्लीट होता है। और बी क्लब में 14 एंट्रीज लगती हैं, तो हमारा वो एक पोजीशन, एक बोर्ड जो है, या आप कह सकते हैं हमारा एक स्लॉट जो है वो फिल होती है, पोजीशन उसके अंदर 14 लगती हैं। तो बी लव क्लब आ रहा है, ये भी 14 पोजीशंस के साथ ही है। फर्क ये होता है कि इसके अंदर आपके काम करने से आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन दोनों को जा रहा होता है। ए क्लब के अंदर आपकी अपलाइन को शायद नहीं जाता, और यहाँ पर आपकी जो है वो इनकम से आपके सॉरी आपके डाउनलाइन को नहीं जाता ए क्लब में, लेकिन बी क्लब के अंदर डाउनलाइन को भी जाती है इनकम। मगर चूंकि डाउनलाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने साइन अप कर रखा है किसी ऐसी आईडी के साथ जिसके साथ 500 लोग साइन अप हैं, तो वो सिस्टम इस तरह का बना होता है कि वो बारी बारी सबको ले रहा होता है। वो पहली डाउनलाइन के तौर पे आपका लेवल 1 नहीं देख रहा होता, बल्कि पहली डाउनलाइन पे देखता है कि पहला बंदा कौन था, फिर पहली डाउनलाइन पे दूसरा कौन था, फिर पहली डाउनलाइन के अंदर आपका तीसरा कौन था। वो इस सिनेरियो से चल रहा होता है। तो जितनी स्पीड से काम हो, जितना तेज काम हो, उतने ही ज्यादा स्पिल ओवर जाने के चांसेस रहते हैं। एनीवेज, बुलीटो का जो है वो ए और बी क्लब चल रहा था। बुलीटो का एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उम्मीद की करता हूं मैं कि आज लॉन्च हो जाएगा, वो है बी लव क्लब। बी लव क्लब की कल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, कल आपने पीडीएफ भी देख लिया था। बी लव क्लब के अंदर जो है बी लव के टोकन से उसका सारा सिस्टम चलेगा। उसके लिए कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी उसके लिए बॉन्ड्स रिक्वायर्ड नहीं है, बीपीटीसी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके लिए जो है आपको बी लव टोकन चाहिए होगा, अगर आप उसको विड्रॉल लेना चाहेंगे, उसका सॉरी उसको स्टार्ट करना चाहेंगे और कमाना चाहेंगे। तो इसके अंदर आपको पता है कि कोई आपको विड्रॉल की रिक्वेस्ट नहीं करनी होती, ऑटोमेटिकली जो होता है वो आपके पास आ जाते हैं, जो आप टोकन कमाते हैं वो आपके पास पहुंच जाते हैं। तो ये बीलव का है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। कल मैंने आपसे कहा भी था, आपको बताया था, मैं शायद मीटिंग में था, शुरू में मैंने जिक्र किया था कि एक क्लैरिफिकेशन बाकी है। वो उमर भाई क्लैरिफिकेशन कर देंगे, लेकिन अब वो क्लैरिफिकेशन मेरा ख्याल है उन्होंने कर दी थी, लेकिन एक अपडेट है उस हवाले से, वो आप जरूर सुने और दूसरों तक भी पहुंचाएं। वो अपडेट ये है कि बी लव का जो क्लब है उसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो तो फ्री है, यानी उसको जो स्टार्ट करना है, आपने जो पहली पोजीशन लगानी है वो फ्री है। तो पहले ये एक डिस्कशन हो रही थी जो कल डिस्कस हुई कि आपकी सेम आईडी रहेगी, आपकी सेम पोजीशन रहेगी, तो अब वैसा नहीं है, बल्कि आपको नए सिरे से साइन अप करना पड़ेगा। आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी, जिसे इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो उसमें साइन अप कर सकते हैं बी लव क्लब में। और इस बी लव क्लब का ए और बी से कोई कनेक्शन नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा कि इसकी आपको एक अलग पीडीएफ भी मिली, इसकी एक सेपरेट पीडीएफ मिली है, कि अगर कोई भी आदमी जो ए और बी क्लब से भी फेमिलियर नहीं है, वो बुलीटो को जानता भी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको जो है वो सेपरेट वाली पीडीएफ के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक टोकन है जिसका नाम बीएलवी है। इस टोकन के जरिए से, इन टोकन्स को हम जो है वो यूटिलाइज करते हुए साइन अप लगा सकते हैं, और वो हमारे टोकन्स इस मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली जब इस स्लॉट की पोजीशन पे लगेंगे तो इसको चले जाएंगे, इसकी पोजीशन पे लगेंगे तो इसको चले जाएंगे, और ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये वाली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बी लव के अंदर खबर ये है कि बी लव के अंदर आपको नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, आपको नया आईडी नंबर जनरेट होगा, आपको स्पॉन्सर आईडी डालना पड़ेगा, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है बहरहाल वो फ्री है पहली स्लॉट, इसीलिए पहली स्लॉट के ऊपर कोई ऐसे चार्जेस नहीं है। दूसरी स्लॉट के ऊपर 10 सेंट डॉलर का बीएफआईसी लगेगा, और बाकी ऑनवर्ड जो भी मार्केटिंग प्लान है उसके मुताबिक। लेकिन 100 बी लव टोकन जो है वो हर एक के पास होने चाहिए, पुराने तमाम जो लोग हैं उनके पास भी होना चाहिए, कि 100 टोकन के साथ वो अपना चाहें तो बी लव स्टार्ट करेंगे, तो और ये उनकी नई आगाज होगा, नई शुरुआत होगी। यहाँ पर उनका पूरा ट्री जो है वो नए सिरे से बनेगा। फर्ज करें उनको लगता था कि यार ये वाला इस बंदे को मैंने अपने पहले साइन अप किया था, मगर इसको मुझे बाद में करना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल, तो वो ये आप अब आपके पास मौका है कि बी लव क्लब में आप उनको लाना चाहें, तो आप कहें अच्छा यार इसको मैंने लेट दिया था, इस दफा इसको मैं पहले शुरू करा देता हूँ। वो आपकी चॉइसेस हैं, जिस तरह से आप करना चाहें। करने वाले भी जो ज्वाइन कर रहे होंगे और जो उनको रेफरल कोड दे रहे होंगे, ये भी उनकी चॉइस है, किस तरतीब से देते हैं वो आपकी अपनी अपनी हर एक की डाउनलाइन है उसके नजरिए के साथ।
तो ये दूसरी न्यूज थी जो आपको क्लियर रहनी चाहिए कि आपको एक स्पॉन्सर कोड के जरिए से साइन अप करना है, ये वाली चीज है। और ये दूसरी खबर थी जो मैंने कहा मैं आप तक पहुंचा दूं। और तीसरी चीज जो है, और ये लास्ट चीज ही है, बल्कि बल्कि तीसरी चीज कोई भी नहीं है, बस एक न्यूज ये थी कि रॉयल पूल जो था ए और बी क्लब का, जिसमें जिन लोगों ने कार क्वालिफाई किए थी, 2-3 दिन के अंदर जो है उनमें से जो लोग हैं उनको कार्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बस वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में देनी थी। अब वो कैसे उन कार्स को सेलिब्रेट करते हैं वो उसका प्लान बनेगा। वो इवेंट्स करते हैं उसके लिए, या वो जिस तरह से भी चाहेंगे इकट्ठे कर मिलके, मिसाल के तौर पे 10 लोग 10 गाड़ियां लेके आ जाएं अपनी अपनी, और किसी जगह पर इवेंट कर दें, वो अपनी जगह पे है। वो बहरहाल एक एग्जाम्पल होती है जिससे, जिसका मकसद तो कहीं ना कहीं यही रहता है। दो चीजें हासिल होती हैं जब आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं। पहली चीज यही रहती है कि जो है वो आपको खुद एक एप्रिसिएशन मिलती है। आपके लिए लोग तालियां बजाते हैं, मेरे लिए, आपके लिए, उसके लिए, हर अचीवर के लिए लोग तालियां बजाते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। अचीवमेंट अचीवमेंट मैच होता है तो लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो लोग आपको थपकी दे देते हैं या गालियां निकाल लेते हैं। यही सिचुएशन होती है। तो जो आपका जब आप अचीवमेंट करते हैं तो आपकी ख्वाहिश रहती है कि सेलिब्रेट भी हो। तो इसलिए अगर इवेंट्स हो जाएंगे तो ये भी रहता है। दूसरा ये है कि लोगों का कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वो बनता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यहाँ पर चीजें होती रहती हैं बिल्कुल। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री में ये तो एक खूबसूरती और खूबी है जिसे सब मानेंगे, अपने प्राइस सब मानेंगे कि कंपनी जो है वो स्टैंड करती है। चाहे पॉलिसीज बाज औक़ात हमें पसंद नहीं आती, हम उन पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। अभी एक मीटिंग 4-5 घंटे चली है जो उन लोगों की है जिन्होंने रॉयल पूल क्वालिफाई किया था, और उनमें से जो पहले 100 लोग हैं उनके लिए उमर भाई ने नाम रखा है कि वो 100 रतन है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है। वो एडवाइजर्स हैं या डिस्कस कर सकते हैं कोई ना कोई चीजें। तो वो मेरा ख्याल है कोई ऑलमोस्ट 3-4 घंटे तो चली है, 6 बजने वाले हैं, तो वो तकरीबन 2 बजे से शुरू हो रखी थी। तो उस 3-4 घंटे की डिस्कशन जो थी, उस डिस्कशन के अंदर बहुत सारी चीजें थी। कंपनी की पॉलिसीज से एग्री भी किया जाता है, बाज़ औक़ात इख्तलाफ भी किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जाहिर है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है इस लॉजिक के तहत कि जी जो कुछ हो रहा है वो बेहतरी और फायदे के लिए हो रहा है, और सस्टेन रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और चीजें, हर चीज का एक वक्त होता है, तो वक्त आने वाला है। आपके BFIC का वक्त आने वाला है, फिर आपके B-LUP का वक्त आएगा, तो ये सारी चीजें होंगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं। डेक्सा के वाले से उमर भाई ने एक न्यूज दी है कि चंद एक दिनों में डेक्सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आपके पास डेक्सा टोकन आ जाएगा, और फिर थोड़े ही अरसे में आपको वो, आपने उसको होल्ड करना है फिर। तो थोड़े ही टाइम में आपको उसकी फिर यूजिबिलिटी भी अच्छी वाली मिल जाएगी, जहां पे आप उसको, जो प्राइस आपको कही थी कमिटमेंट वाली, उस प्राइस पे सेल भी कर पाएंगे। तो बस ये न्यूज थी। और बाकी 3 मिनट रह गए हैं। बस ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा, एक तो जरूरी चीज है वो ये है कि पेशेंस रखें हम अपनी जिंदगी के हर मामले में। थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें, थोड़ा सा विजडम का मुजाहरा करें, तो चीजें हमारे लिए बेहतर हो जाती हैं। और सब्र करने वाले जो हैं वो कभी, सब्र एक ऐसी सवारी है, बुजुर्गों का फरमान है हमारे, कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। तो इसलिए जो पेशेंस रखते हैं, ऐसे तमाम अफराद मैंने जिंदगी में कामयाब देखे हैं। इम्पेशंस होते हैं, अगर मैं फर्ज करें मेरे में भी हो सकता है कि मैं इम्पेशंस हूँ, तो इम्पेशंस के जब आप होते हैं तो आप डेफिनेटली अपना कहीं ना कहीं नुकसान ही करते हैं। तो इसलिए सब्र जो है ये बेहतरीन चीज है, इसको हमेशा अपनी जिंदगी में अपना कर रखें, इसको यूटिलाइज करें, इसको फन को सीखें, इस आर्ट को, कि मुझे सब्र करना सीखना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि काम करें। काम ही हमारे लिए तरक्की लाता है, काम ही हमारे लिए इज्जत लाता है, काम ही हमारे लिए कामयाबी लाता है, काम ही हमारे लिए पैसा लाता है। तो काम करना कभी मत छोड़िए। अपने लिए कभी कंफर्ट जोन मत क्रिएट होने दें। आप अपने लिए कंफर्ट जोन में कभी मत जाइए। कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये है कि आपको कहीं से 1 लाख रुपए की परमानेंट इनकम शुरू हो गई है, तो आप फिर कहते हैं ओके, इस 1 लाख रुपए के अंदर जिंदगी कैसे गुजरेगी, इसे सोचने का नाम कंफर्ट जोन है। लेकिन आप, 1 लाख की इनकम पक्की हो गई है और आप सोचते हैं कि ये तो ओके हो गई, मुझे जिंदगी में और भी काम करने हैं, तो मुझे उसके लिए इसको 2 लाख रुपए बनाना चाहिए। तो इसलिए ये पैसे की, वैसे अगर पैसे की बात करें तो खुलासा ये है कि पैसा, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जितना भी दुनिया में किसी इंसान के पास पैसा हो जाए वो मुतमिन नहीं हो सकता। इत्मीनान पैसे आने से नहीं होता। इंसान को इत्मीनान, इत्मीनान वो है, यानी पैसा आपको बेसिकली, उसकी लिमिट ये है कि इतना पैसा जो आपको खुशी दे सके, आपकी जिंदगी में सुकून ला सके, वो आपका क्राइटेरिया रहना चाहिए। हमारा क्राइटेरिया कभी भी बिलीनियर और मल्टी ट्रिलियनियर बनने का अगर सोचेंगे, सोचा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए पर्पस हो, कोई लॉजिक हो, आप सोचें यार मैं मल्टी ट्रिलियनियर बन जाऊंगा
उसके बाद दुनिया में किसी को भूखा सोने नहीं दूंगा। तो ये अच्छी सोच है, बन जाए, इस तरह बनना है तो आप जितना मर्जी बन जाए। लेकिन अगर अपनी जाती ख्वाहिशात को लेकर के सोचें तो जाहिर है उसकी इतनी बड़ी लिमिट नहीं होती। तो आपके लिए एक जो है वो मुआशरे का एक प्रोडक्टिव आदमी बन के रहने के लिए, प्रोडक्टिव खातून रहने के लिए, प्रोडक्टिव एक फर्द रहने के लिए जरूरी है जितना कि आप आपके पास अपनी एफर्ट और मेहनत करना ना छोड़ें। आप ज्यादा मेहनत करके अगर ज्यादा पैसे बना पाएंगे तो यही सोच लें कि और ज्यादा लोगों के काम आ पाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही, आधा घंटा पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। अब मैं हमेशा आप तमाम लोगों को, मेरी कम्युनिटी जितने भी लोग हैं, मेरी टीम मेंबर्स हैं, मेरी डाउनलाइंस हैं, ये सारे तो हैं ही हैं, इनके हटके ओवरऑल पूरी इनोवेशन फैक्ट्री के जितने मेरे भाई दोस्त कुलीग हैं, उन सबको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखता हूँ, अच्छे अल्फाज में याद रखता हूँ, उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर हाल का भी ख्वाहिशमंद रहता हूँ कि वो ग्रो करें, फलें फूलें, आगे बढ़ें, मेहनत करें और चीजों को आगे लेकर जाएं, पॉजिटिव सोचें, जिंदगी के हर मामले के अंदर, हर चीज के अंदर बेहतरी और भलाई देखें। और साथ ही साथ जो है इस उम्मीद के साथ कि मेरे लिए भी कहीं ना कहीं अपने दिल में आप ऐसे ख्याल रखते होंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।